Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released movie called Fast X या फिर कह सकते हैं कि Fast and Furious की फ्रेंचाइजी का 10th पार्ट। एंटायर MCU और एंटायर DCEU को कंप्लीट कर लेने के बाद में अगर इस चैनल पर सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कोई है तो वो है फास्ट एंड फ्यूरियस की। कुछ नए व्यूअर्स या न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पुराने पार्ट्स को नहीं देखा तो एज यूजुअल उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उसमें एक से लेकर के 12 मूवीज तक ऑलरेडी एक्सप्लेन है। अब आप कहोगे कि पिक्चर्स तो खाली 9 ही आई है, तो इनके अंदर 2 शॉर्ट फिल्म्स और एक साइड रेफरेंस मूवी भी एडेड है और ये बन जाती है इस पूरी फ्रेंचाइजी की 13th मूवी, जो कि है हमारी फास्ट एक्स या फिर फास्ट 10। बताने और बोलने के लिए इतना कुछ है कि अगर ईच एंड एवरी डिटेल के ऊपर जाऊंगा तो ये वीडियो मोर देन 60 मिनट का हो जाएगा, इसलिए स्टोरी की तरफ फोकस करते हैं और बीच बीच में जो छोटे छोटे से रेफरेंसेस आते जाएंगे पुरानी मूवीज को लेकर के वो मैं बताता जाऊंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है फास्ट 5 यानी कि 2011 वाली मूवी से। और मैंने उस मूवी में जब मैं 2011 वाली मूवी को एक्सप्लेन कर रहा था तब भी कहा था कि एंटायर फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी में यही मेरी फेवरेट मूवी थी और मैं खुश हुआ जब मैंने ये देखा कि इसकी शुरुआत भी फास्ट 5 की डकैती वाली मूवी से ही हुई थी। तो यहाँ पर हम हरमन रेस को देख पाते हैं, जो कि रियो दे जनेरियो का एक बहुत बड़ा डॉन बिजनेसमैन या फिर माफिया गैंग वाला बंदा भी कह सकते हैं। इसने खुद के पैसे एक पुलिस स्टेशन के अंदर छिपा रखे थे और हमारे कहानी के लीड यानी कि डॉम और सेकंड बंदी पॉल वॉकर फिलहाल अभी तो नहीं है, तो डॉम और ब्रायन ये दोनों मिलकर के अपनी गाड़ियों से हरमन के जेल में बनी तिजोरी को खींच कर बाहर निकाल देते हैं और पूरे रियो जनेरियो के अंदर गाड़ी से खींचते हैं। अब कहानी आती है इसके 10th वाले पोर्शन पर, जहां से ये कहानी इस विलन के नजरिए से दिखाई जा रही थी। विलन है डांटे यानी कि जेसन मोमोआ। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊंगा जिसके बारे में कोई भी रिव्यूअर या फिर कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर बात नहीं कर रहा। जेसन मोमोआ की एक और मूवी थी जो कि बच्चों के लिए आई थी नेटफ्लिक्स पर, उसका नाम था स्लम्बरलैंड। तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो और कुछ नहीं। तुम्हें सच में लगता है तुम इतनी अच्छी कल्पना कर सकती हो? देखो मुझे। इसमें जेसन का कैरेक्टर था फ्लिक नाम के एक बंदे का, जो कि सपनों का सौदागर था और मुझे तो यही लग रहा था कि जेसन अपनी पुरानी एक्टिंग के साथ इस कैरेक्टर में अब कभी बाहर आया ही नहीं। मतलब जो कैरेक्टर उसने वहां प्ले किया था, जैसी एक्टिंग उसमें थी सेम टू सेम इसने यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बॉलीवुड की मूवीज में हम चूचे को कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि छिछोरे, दिलवाले और ऐसी कई सारी मूवीज जिसमें उसने सेम ही कैरेक्टर प्ले किया है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो यहाँ पर कुछ जेसन मोमोआ ने भी ऐसा कर दिया है। तो खैर बात ऐसी है कि पुराने वाले कैरेक्टर को ही जिंदा रखा है उसने अपने आप के इस कैरेक्टराइजेशन में। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, डॉम और ब्रायन जब इस तिजोरी को लेकर रियो दे जनेरियो में भाग रहे थे तो हरमन उनका पीछा करता है, लेकिन डॉम की एक ऐसी ड्रिफ्ट थी जिसने उस पूरी तिजोरी को हरमन की कार पर दे मारा और पैसों से तो वो कंगाल हुआ ही, इसके साथ उसकी जान भी चली गई। तो अब डांटे अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए डॉम की पूरी फैमिली को मौत से बदतर दूसरी सजाएं देने आ रहा है। और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक कार ड्रिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर हमें लग रहा था कि वो कार डॉम चला रहा है, डॉम यानी कि डोमिनिक टोरेटो, लेकिन ये चला रहा था उसका बेटा, जिसका नाम उसने अपने खास दोस्त ब्रायन पर रखा था, ब्रायन ओकॉनर यानी कि लिटिल ब्रायन। तो कहानी में इसे लिटिल बी कहकर बुलाया गया है। जिसके बाद हॉलीवुड लॉस एंजलिस में इनका एक फैमिली रियूनियन होता है। इसमें हम कहानी के काफी सारे किरदार देख पाते हैं, एज वेल एज मिया यानी कि डॉम की सिस्टर, रोमन, तेज, और हाँ तेज का पूरा नाम है चेरिस ल्यूडक्रिस ब्रिज, हान और रैमजी। कंप्लीट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की कुछ बातें हैं जो कॉमन है, जैसे कि कार रेसेस, चोरियां, परिवार में से अगर कोई मेंबर अगर विलन पकड़ कर ले जाए तो उससे वापस लेकर के आना, और इसी के साथ ओपन रेस पार्टीज जिसमें मतलब लड़कियां डांस वगैरह शामिल है। तो वो सारी चीजें इस पार्ट में भी इंक्लूड करने की बेहतरीन कोशिश की गई है, क्योंकि वो तो इसके की एलिमेंट कह सकते हैं। और इस बार इस मूवी को जिसने सबसे ज्यादा खास बनाया है वो है तेज पार्कर और रोमन के बीच की कॉमेडी, जहां पर एक दूसरे से बहुत फाइट करते हैं बट एट द एंड कोई सोल्यूशन पर आकर रुक ही जाते हैं। कहानी में कुछ किसिंग सीन भी हैं, लेकिन अगर उन्हें इग्नोर किया जाए तो ये मूवी विद फैमिली वॉचेबल है। यहाँ डॉम लैटी के साथ बैठा था और ये एक और बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इनके घर पर लड़ खड़ाता हुआ एक और कहानी का कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम है सफायर। ये वही कैरेक्टर था जिसने इसके 8th पार्ट में डॉम की दूसरी
दूसरी बीवी एलेना को मार दिया था। और अभी जो हमें डॉम का बेटा दिखाया गया है वो भी एलेना का ही बेटा था। खैर उससे बदला लेने के लिए डॉम चाहता तो था कि उसे जान से मार दे, लेकिन सफायर कहने आई थी कि तुम्हारे पीछे मौत आने वाली है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जिस पर डॉम कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा ब्रीफ में बताओ। तो यहाँ पर कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम सफायर को देख पाते हैं जो कि एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रही थी जो कि दुनिया की हर चीज को हैक कर पाए, जिनमें गाड़ियां, मोबाइल, सैटेलाइट्स, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन और कई और भी चीजें शामिल थी। तो डांटे आकर उस पर ही रोक जमाकर उसके सारे के सारे सिक्योरिटी सोल्जर्स को अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि डांटे ने उनके परिवार को कैद कर लिया था। और डांटे का मेन मकसद सफायर से उसकी सारी टेक्नोलॉजी को चुरा लेना और दूसरा मकसद डॉम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना था। और यही रीजन था कि सफायर आज डॉम से मदद मांगने के लिए उसके घर आ चुकी थी। अगले दिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए डॉम सीधा लिटिल नोबडी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुमने जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरी आधी टीम को रोम भेजा है उनकी क्या अपडेट है, और यहाँ पर मुझे मेरी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। जिस पर लिटिल नोबडी कहता है कि मैंने तो रोम के लिए ऐसा कोई टास्क क्रिएट किया ही नहीं था। जहां पर डॉम को पता चलता है कि बाकी की टीम जो रोम गई है एक ऐसे डिवाइस को चुराने के लिए जो कि पूरी तरीके से फेक है, और वो सिर्फ और सिर्फ डांटे की चाल है डोमिनिक की फैमिली को तबाह करने की। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोम में, और यहाँ पर हम तेज पार्कर, रैमजी और रोमन को देख पाते हैं जो कि हान के साथ मिलकर एक बड़े से ट्रक में से एक डिवाइस चुराने वाले थे। हान अपनी कार में से बहुत सारा धुआं फेंकता है, वहीं रोमन अपनी गोल्डन कार की चमक से ट्रक के ड्राइवर्स को अंधा कर देता है, और यहीं रैमजी और तेज कूदकर उस ट्रक को हाईजैक करने के लिए उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि उस ट्रक को और आगे पीछे की कार्स को तो ऊपर बैठा डांटे कंट्रोल कर रहा था, और अब तो रैमजी और तेज को भी पता चल चुका था कि इस ट्रक के अंदर लिटिल नोबडी के द्वारा टास्क दिया गया कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब है जिसकी चपेट में हम आने वाले हैं। इसी वक्त यहाँ पर डॉम की एंट्री होती है और ये अपनी टीम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। अब यहाँ कहानी का एक जबरदस्त CGI और VFX वाला सीन आता है, जहाँ पर कैसे तैसे करके डॉम उस ट्रक को रोक तो लेता है, मगर इस वक्त तक वहाँ की लोकल पुलिस पहुंच चुकी थी, और जब उनकी गाड़ी उस ट्रक से टकराती है तो वो बड़ा सा बॉम्ब पूरे शहर के अंदर एक रोलर टैंक की तरह घूम रहा था और किसी भी वक्त फट सकता था। जहाँ लोगों की जान बचाने के लिए डॉम अलग अलग तरीके से अपनी ही कार से कभी सीढ़ियों से उतरता है, तो कभी उस गोले के सामने आ जाता है, तो कई बार उसे टक्कर मार मार कर लोगों से दूर करता है। इसमें लैटी भी शामिल थी, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी जो लैटी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। डॉम अपनी सारी उम्मीदें हारता नजर आ रहा था, लेकिन तभी वो रैमजी को पूछता है कि आखिर पास की जो नदी है वो कितने फीट गहरी है, तो वो बताती है कि ज्यादा नहीं, करीब 10 फीट है। जहाँ ब्रिज पे जाते वक्त डॉम अपनी गाड़ी के नॉस खोल देता है, नॉस यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सिस्टम, जिसकी मदद से उसकी गाड़ी हवा में उड़ती है और वो जाकर एक क्रेन से टकराता है, और वो क्रेन घूमती हुई आती है और अपने सीमेंट ब्लॉक्स की मदद से उस बड़े रोलर टैंक से टकराती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला जो धमाका था उसकी रेंज करीब 10% तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो धमाका इतना बड़ा था कि पूरा रोम हिल चुका था। अब इस पूरे कांड के पीछे डांटे चाहता था इस बॉम्ब के थ्रू ये डॉम की पूरी फैमिली को बदनाम कर दे, पूरे देश और दुनिया की पुलिस उनके पीछे पड़ जाए। जिसके बाद हमें इस कहानी का एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है एम्स, और ये नोबडी के लिए काम करता है। उसकी बेटी भी हमें दिखाई जाती है, कैप्टन मार्वल। खैर इस मूवी में इसका नाम है टेस, जो कि बताती है कि जब डॉम और उसकी टीम ने लोकल रेसेस के बाद में नॉर्मल चोरियां करना स्टार्ट किया, तो नोबडी यानी कि मेरे फादर को लगा कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए हमारे काम आ सकते हैं, तो उन्होंने डॉम और उसकी टीम को हायर कर लिया। और आज जब उनकी सिक्योरिटी पर बात आई है तो मैं तो उनकी मदद जरूर करूंगी। जिस पर एम्स कहता है कि नहीं, वो देश के भगोड़े हैं और उन्हें जेल में डालना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी बात से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और ये अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ एम्स का मकसद था डॉम और उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल देना, वहीं टेस का मकसद था उसको और उसकी फैमिली को जी जान से बचाना। यहाँ सीन शिफ्ट होता है डॉम पर और क्वीनी पर, जो कि कभी एक वक्त पर इनकी फ्रेंचाइजी में बीइंग अ विलन भी थी, लेकिन अब वो इनकी दोस्त बन चुकी थी और डॉम को विश्वास दिलाती है कि तुम अपने परिवार को कैसे तैसे बचा ही लोगे। वहीं एम्स अपनी पूरी टीम को कह देता है कि अगर डॉम रोम में है तो इस वक्त उसकी फैमिली जरूर लॉस एंजलिस में होगी, तो जाकर उसकी बहन और उसके बेटे को पकड़ कर लेकर आओ। जिसके बाद पूरी टीम लॉस एंजलिस में पहुंचकर लिटिल बी और मिया को पकड़ने के लिए आई थी। ये दोनों ही जने कैसे तैसे उनसे बचते बचाते हुए अपने आप का सामना कर रहे थे, लेकिन एक वक्त पर हारते नजर आ रहे थे। तो ग्रैंड एंट्री होती है यहाँ पर जॉन सीना की, बीइंग अ जेकब मतलब डॉम का भाई, और ये एक की चटनी बना देता है और लिटिल बी को अपने साथ लेकर निकल जाता है। अब यह कहानी में बेल्जियम बियर को लेकर के एक छोटा सा रेफरेंस है। इसके पुराने पार्ट्स में 4th और 5th के अंदर जब हमें नोबडी दिखाया गया था जिसने अपने काफी सारे काम डॉम से करवाए थे, तो वो हर वक्त जब भी अपने गैराज में आता था जहाँ पर उसकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, गन्स, काफी सारी हाई टेक्नोलॉजी थी, तो हर बार वहां पर बेल्जियम बियर पिया करता
था जबकि डोमिनिक टोरेटो अपनी वही पुरानी कोरोना बियर पिया करता था, तो इस बार वो बेल्जियम बियर पीने के लिए तैयार था। ये एक मैसेज था नोबडी को। तो अब नोबडी तो था नहीं, तो यहाँ पर उसकी बेटी टेस उससे मिलने के लिए आती है उसी बार में जहाँ पर बेल्जियम बियर मिलती थी। अब यहाँ से कहानी 3 अलग अलग सीन्स पर शिफ्ट होती जाएगी, तो मैं कंप्लीटली एक ही बार में वो सारे के सारे सीन्स कवर अप कर देता हूँ। नंबर 1 पर थे तेज पार्कर, रोमन, रैमजी, जो कि इस वक्त रोम में फंसे हुए थे, लेकिन कैसे तैसे रोमन ने उन्हें एक ऐसे कंटेनर में लंदन पहुंचा दिया जिसके अंदर आफ्टर शेविंग स्प्रे थे। खैर तरीका बड़ा बचकाना था, लेकिन उनकी जान बच चुकी थी। वहीं सेकंड सीन में हम जेकब के साथ लिटिल बी को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त लॉस एंजलिस से निकलकर एक ऐसे सेफ प्लेस पर पहुंच रहे थे जहां पर उन्हें डॉम ने पहुंचने के लिए कहा था। वहीं थर्ड सीन के अंदर हम लैटी को देख पाते हैं, जिसे कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और भेज दिया था नोबडी की एजेंसी की ब्लैक साइट पर, और यहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है टेस। एजेंसी की तरफ से तो लैटी उनकी दुश्मन हुई, लेकिन जैसा कि टेस ने अपनी इस एजेंसी के साथ दगा करने का सोच लिया था और डॉम की फैमिली को बचाने के बारे में भी डिसाइड कर लिया था, तो वो यहाँ से लैटी को बाहर निकलवाने के लिए प्लानिंग्स लगा लेती है। और फिर आता है इस मूवी का एक मस्त पार्ट जहां पर हमें काफी सारी पार्टीज, दारू, रेसेस वाली एक प्लेस दिखाई जाती है, जो कि इनका एक की एलिमेंट है। डॉम यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि उसे डांटे की खबर यहीं से ही मिल सकती है, और उसका सोचना बिल्कुल सही था। इन्हीं लोकल रेसेस में आज डांटे भी आने वाला था। यहाँ पर हमें कहानी की एक और नई कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है इजाबेल, और ये एलेना की बहन है। खैर ये तो कहानी में बाद में बताते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस वक्त यहाँ पर डांटे भी आ जाता है। अब चाहता तो डॉम इसे यहीं पर मार सकता था, लेकिन कुछ लोग जो डॉम की तरफ थे वो डांटे पर बंदूक उठा लेते हैं, और कुछ लोग जिन्हें की डांटे ने खरीद रखा था वो लोग डोमिनिक पर बंदूक उठा लेते हैं। अब कहीं मास मर्डर ना हो जाए, बहुत सारे लोग जान से ना मारा जाए, इसलिए ये लोग रेस करके इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले थे कि जो भी जीता वो बनेगा सिकंदर। और फिर शुरुआत होती है एक तगड़ी रेस की, जिसके अंदर खुद रेस का प्रमोटर, इजाबेल, डोमिनिक टोरेटो और डांटे शामिल था। डांटे ने डॉम को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया था पिछले 12 सालों में, यानी कि कहानी जो 2011 में जब ये लोग चोरी करके भागे थे एंड आज 2023, तो ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके थे। तो पिछले 12 सालों तक उसने डोमिनिक पर बहुत अच्छी तगड़ी रिसर्च करी थी। खैर चाहता तो यहाँ पर डॉम इस रेस को जीत सकता था, लेकिन उसे पता चलता है कि डांटे ने ऑलरेडी इजाबेल और रेस प्रमोटर की कार के नीचे बॉम्ब लगा रखा है, तो अगर उसने स्पीड बढ़ाई तो उससे पहले ये दोनों मारे जाएंगे, तो उसे किसी एक को तो बचाना ही था। जहां पर डॉम इजाबेल को बचाने के लिए उसकी कार को इतनी जोर से टक्कर देता है कि नीचे का बॉम्ब गिर जाता है, लेकिन फिर भी बॉम्ब फटने से इजाबेल की गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है। बट एट द एंड इजाबेल बचाई जा चुकी थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है सफायर और लैटी पर, जिसे अभी एजेंसी ने पकड़कर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, और यहाँ से निकलना इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता था वो तो आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। मीनवाइल हमें यहाँ पर क्रेजी डांटे दिखाया जाता है, जो कि अपने स्लम्बरलैंड वाले कैरेक्टर से बाहर आया ही नहीं था। नेल्स पर नेल पॉलिश लगाना, बालों को बच्चियों की तरह चोटी बनाकर रखना, फनी बातें करना और अपने दुश्मनों की ऐसी की तैसी करके उन्हें ज़ॉम्बी बनाकर रख देना। खैर मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। जेकब इस वक्त लिटिल बी को लेकर के एयरपोर्ट पहुंच चुका था। इनकी कार बहुत ही ज्यादा बेकार थी। लिटिल बी को लग रहा था कि जेकब अंकल के पास कोई धांसू कार तो जरूर होगी, लेकिन वो तो आज से कोई 25 साल पुराना मॉडल चला रहा था। खैर यहाँ से वो एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं, जिनके पास में एक बोट भी थी। कहानी अगेन डोमिनिक और इजाबेल पर शिफ्ट होती है, जहां पर डोमिनिक उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम एलेना की बहन होगी, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों ही बहनें बहुत अलग थी। एक बहन जो कि लोकल स्ट्रीट रेसर बनी, वहीं दूसरी बहन पुलिस में कॉप बनी, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो तुम्हारी वाइफ थी। और ये दोनों ही अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं। मीनवाइल तेज पार्कर, रोमन और रैमजी हान के साथ मिलकर लंदन में एक ऐसे प्लेस पर आए थे जहां पर इन्हें अपने अपकमिंग मिशन के लिए कुछ गन्स, कार्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत थी। मगर दिक्कत की बात ये थी कि उनके खरीदने से पहले ही डांटे ने उनका सारा अकाउंट खाली कर दिया था, तो अब इनका मदद कहीं से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है लैटी और सफायर पर, जो कि इस एजेंसी की ब्लैक साइट से निकलने की कोशिश करती है। वहां पर सभी लोगों को एक गैस की मदद से बेहोश करके, लेकिन ऊपर के रास्ते को खुलने में करीब 10 मिनट थे, तो इस 10 मिनट को ये दोनों आपस में फाइट करके स्पेंड करना स्टार्ट करती है। इन दोनों की 1-to-1 कॉम्बैट बहुत जबरदस्त थी। मेरी बेचारी पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल वालों ने ब्लॉक करके रखी थी, 1 रुपया उनसे नहीं मिलता, तो सोचा कि पहले फोटोज से बनाकर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में ज्यादा चीजें बता देता हूँ। बाद में जब इसका 1080p प्रिंट आ जाएगा तो थोड़ी सी चीजें कट आउट करके वीडियो क्लिप्स के साथ में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दूंगा। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर, जहां इजाबेल बताती है कि मेरी बहन यानी कि एलेना के पास कुछ फाइल्स थी जिसके अंदर हरमन रेस की सारी प्रॉपर्टीज का जिक्र था। अब जाहिर सी बात है कि अगर डांटे उसका बेटा है तो उसके पास में भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि कभी हरमन के पास रही होंगी, जिनमें उन्हें उसी पुलिस स्टेशन के बारे में पता चलता है जिसे आज से करीब 12 साल पहले डॉम की पूरी टीम ने लूटा था। डॉम निकल पड़ता है उसी पुलिस स्टेशन में डांटे को पकड़ने
करने के लिए या फिर वहां से कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें निकालने के लिए। मगर इसी बीच एम्स वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन डोमिनिक के वहां कुछ लोकल गुंडे दोस्त थे तो वो उनको पिटवाता है, लेकिन एम्स तो बहुत ज्यादा पहाड़ के जैसा ताकतवर था तो सभी को एक दो घूंसे में ही निपटा देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्लेन में बैठे जेकब और लिटिल बी पर, जिन्हें पता चल चुका था कि डांटे की टीम यहाँ भी उनका पीछा करने के लिए आ चुकी है। तो वो चुपके से टॉयलेट का बहाना बनाकर पीछे जाता है और उन सभी को ढेर करके टॉयलेट के अंदर बंद कर देता है। एयर होस्टेस उसकी फ्रेंड थी तो वो उसे स्मिर्नॉफ यानी कि वोडका की 3 बोतलें देती है और प्लेन के पीछे का डक खोलने की चाबी भी देती है, जिसकी मदद से अपनी नाव को प्रिपेयर करते हैं और बना देते हैं एक उड़ने वाला ग्लाइडर और निकल पड़ते हैं अपनी सेफ लोकेशन तक पहुंचने के लिए। ये सीन भी बड़ा तगड़ा था। खैर वीडियो क्लिप्स के साथ होता तो और ज्यादा मजा आता। सीन शिफ्ट होता है लंदन में, जहां पर इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हान जानता था कि एक जगह एक बंदा ऐसा है जो कि इनकी मदद कर सकता है और वो था डेकर्ड शॉ, यानी कि तबाही का दूसरा नाम। वेल है तो ये भी डोमिनिक की ही फैमिली का एक मेंबर, लेकिन हान की इससे कुछ ज्यादा पटती नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। मीनवाइल यहाँ पर एजेंसी के लोग आ जाते हैं जिन्हें की एम्स ने भेजा था, तो यहाँ पर बहुत सारी मार कुटाई होती है, बट एट द एंड ये सभी उनसे लड़ लड़ा के बचकर वहां से बहुत सारी गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं। इसी बीच इन्हें एक खबर भी पता चलती है कि डांटे ने इस पूरी डॉम की फैमिली के बैंक अकाउंट्स खाली करके देश दुनिया के उन छिछोरे टपोरियों सीरियल किलर्स को पैसा दे दिया है जो कि पहले कभी इनके दोस्त भी हुआ करते थे और आज इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, जिनमें डेकर्ड शॉ की मॉम क्वीनी भी शामिल थी। तो ये तो बंदूक लेकर अपनी ही माँ को मारने के लिए निकल रहा था। ओके सो बहुत सारी डिटेल्स हो गई। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, डोमिनिक टोरेटो पहुंच चुका था उसी पुलिस स्टेशन में जो कि कभी हरमन रेस की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जहां पर वो अपनी 12 साल में बिताए गए सभी लम्हों को दीवारों पर देख पाता है। यानी कि डांटे ने इन 12 सालों में उस पर तगड़ी रिसर्च करी थी। तभी वहां का फोन ट्रिंग ट्रिंग करने लगता है। डोमिनिक उठाते ही डांटे कहता है कि सुन, तूने मेरे पिता को कंगाल करके जॉन से मार दिया और आज तेरी बारी है। जहां पर एम्स की टीम पहुंच चुकी थी और वो उसे पकड़कर अपनी ब्लैक साइट पर लेकर जाने वाले थे। इसी बीच हम उनकी ब्लैक साइट को देख पाते हैं जो कि अंटार्कटिका में थी और वो हर जगह पूरी बर्फ ही बर्फ भरी हुई थी। लेटी बेचारी वहां से बाहर निकली भी, लेकिन फिर से ढक्कन बंद करके नीचे उतर जाती है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। डॉम की टीम डॉम को बचाने के लिए तैयार थी। इसी बीच डॉम को ले जाया जा रहा था ब्लैक साइट पर, लेकिन तभी एम्स उससे कहता है, मुझे लग रहा था कि डॉम तुझे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर डॉम कहता है कि तेरी सीट की पेटी बांध ले, कहीं उड़ना चाहे। इतने में ही एक जोरदार मिसाइल आकर उन पर हमला करती है और पूरी गाड़ी उलट पलट हो जाती है क्योंकि वो मिसाइल चलाई गई थी डांटे के द्वारा और इस बार अगेन वो आ चुका था डोमिनिक से 1-to-1 फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज से मैं डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मेरे हितेश नागर मेन चैनल की जो सबसे मोस्ट वॉच्ड मूवीज हैं, जिनके अंदर नंबर 1 पर रैंक कर रही है जस्टिस लीग और इसी के साथ साथ एक्वामैन, इन दोनों के जो लीड कैरेक्टर्स हैं यानी कि जेसन मोमोआ, जिसकी एक हार्डकोर इमेज अभी तक हम लोगों के सामने आई थी, एक मस्कुलर बॉडी वाला बंदा, लंबा चौड़ा, जो कि एक मुक्का धर दे तो कोई जमीन पर यूं ही गिर जाए। सो आई वॉज वेटिंग फॉर द फाइट बिटवीन जेसन मोमोआ एंड विन डीजल, लेकिन यहाँ पर उसने फाइट ही नहीं करी और अपनी वही पागल वाली एक्टिंग। मतलब लोग कुछ इसे जोकर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये थोड़ा क्रीपी विलन है, बट एज पर माय ओपिनियन अच्छी फिजिक के साथ अगर कोई एक्टर की कास्टिंग करी गई है तो यार फाइट दिखानी चाहिए थी। खैर आप लोग इस बात से कितना अग्री होते हैं या फिर आपके ओपिनियन क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पूरी फाइट का कंक्लूजन ये निकलता है कि एम्स जो कि एजेंसी के साथ काम करता था, उनका लीडर था, नोबडी की बात वही था, वो पहले तो डोमिनिक टोरेटो को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब डांटे ने उस पर भी हमला किया तो वो डॉम के साथ मिल जाता है और डांटे को खत्म करने के लिए अपनी पूरी टीम को डोमिनिक के साथ मिलकर काम करने के लिए लगा देता है। इसी बीच जेकब लिटिल बी को लेकर एक सेफ प्लेस तक पहुंच चुका था जहां पर वो अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो लिटिल बी कहता है कि ये कौन सी गाड़ी है, तो हल्का सा उस पर पर्दा हटाता है जिसमें एक कार टैंक शामिल था। खैर वो कार टैंक क्या है वो तो कहानी में आगे डिस्कस करेंगे ही। वहीं दूसरी ओर तेज पार्कर, रोमन, रैमजी और हान एक प्लेन में बैठकर डोमिनिक के पास आ रहे थे, जो कि अगेन एक और डांटे का प्लान था और इसके अंदर वो ऑलरेडी एक बॉम्ब फिट कर चुका था जहां पर डॉम की आधी फैमिली तो तबाह हो गई। मतलब अब ये कैरेक्टर्स आगे आने वाली मूवीज में नहीं दिखाई पड़ेंगे। मीनवाइल डांटे की टीम को जेकब की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, तो यहाँ पर जेकब को लिटिल बी के साथ भागना पड़ता है। इस बीच वही टैंक कार दिखाई जाती है। मतलब ऐसी कार मैंने कभी जेम्स बॉन्ड की मूवीज में देखी थी जिसमें गोलियां चलती थी, एक बुलेट वॉल बन जाया करती थी जिसकी मदद से इन पर गोलियां नहीं लगती थी। तो यहाँ पर ऐसी एक टैंक कार दिखाई गई है जिसके अंदर से गोले छूटते थे और वो डांटे की टीम के ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे। अगेन द CGI एंड द VFX वर्क वाज एपिक। मीनवाइल डोमिनिक टोरेटो की भी एंट्री हो जाती है। यहाँ पर वो अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन तब तक डांटे आकर उसके बेटे को उठा करके ले जाता
जाता है। अब एक तरफ जहाँ डॉम से भिड़ने के लिए बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, तो यहाँ पर जेकब अपने आप को भी कुर्बान कर देता है उन सभी गाड़ियों का रास्ता रोक कर, ताकि डॉम अपने बेटे को बचा सके। यानी कि ये कैरेक्टर भी अब डेड अब नहीं दिखने वाला। डॉम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसकी फैमिली, और अगर उसके बेटे पर बात आ गई तो यहाँ पर तो धाकड़ सीन होने ही वाले थे। तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड में भगाता है, लेकिन तभी 2 हेलीकॉप्टर्स आकर उसका रास्ता रोकते हैं। लेकिन डॉम की कार में थे नॉस, जिनको खोलते ही गाड़ी हवा से बातें करती थी और वो 2 हेलीकॉप्टर्स को भी खींचकर एक दूसरे से बढ़ा देती है। अगेन द एपिक सीन। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि डॉम अपने बेटे को जेसन मोमो यानी कि डांटे से बचाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो खड़े थे ग्रैंड कैनियन के ऊपर, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डांटे के प्लान में ये भी शामिल था कि जब तक डॉम यहाँ तक पहुंचेगा वो 2 बड़े बड़े ट्रक से उनका रास्ता रोक देगा। जहां पर इस मूवी की एक बहुत शानदार हुक लाइन आती है, जिसमें डॉम कहता है कि डांटे तूने एक मिस्टेक कर दी, तूने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश करी लेकिन मेरी कार नहीं। और वो अपनी कार को बाइक की तरफ व्हीली करता हुआ ऊपर उठा देता है और ग्रैंड कैनियन से कूद पड़ता है, जहां पर आने वाले दोनों ट्रक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। लेकिन नॉस की मदद से अगेन डॉम पानी में एक बड़ी जंप मारता है। थोड़ी देर बाद में वहां से निकलने पर डॉम और उसके बेटे की जान तो बच जाती है, लेकिन डांटे यहाँ भी बाज आने वाला कहाँ था, उसने ग्रैंड कैनियन पर लगा दिए थे बड़े बड़े बॉम्ब। ओके, सो कहानी आ चुकी है अपनी एंड पोर्शन पर, मतलब सब चीजें खत्म होने वाली है, तो सारी छोटी छोटी चीजें फटाफट से एक्सप्लेन करी जाएंगी। फास्ट 10 जिसे कि ऑलमोस्ट आगे आने वाले 3 पार्ट्स में बनाया जाने वाला है कि कैसे डॉम अपने नए दुश्मन डांटे से अपना बदला लेगा, लेकिन उसके पहले उसकी फैमिली में से बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं, जैसे कि रैमजी, तेज, रोमन, हान, जेकब, और ऊपर से अब तो डैकर्ट शो भी गायब है क्योंकि वो अपनी मॉम क्वीनी को मारना चाहता है। इसी बीच सफायर और लैटी जब ब्लैक साइड से बाहर निकलती है तो उनके सामने था अंटार्कटिका का बहुत बड़ा बर्फ से ढका हुआ शहर, लेकिन वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंचती है कौन? गिजेल, जो कि 6th पार्ट में मारी गई थी। तो कुछ नए कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि इजाबेल हो गई, अपनी गिजेल वापस से हो गई। तो ये लोग आगे चल करके कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर के आएंगे। खैर तो डोमिनिक का बेटा भी शामिल है। वहीं इस कहानी के एंड क्रेडिट्स में हम देख पाते हैं कि जब हरमन रेस को कंगाल करके ये लोग तिजोरी को लेकर भाग चुके थे, तो डोमिनिक ने सिर्फ उसका पैसा चुराया था, लेकिन गोली चलाई थी हॉब्स ने। हॉब्स बोले तो रॉक, जिनकी कमी मुझे इस पूरी मूवी में खल रही थी कि यार ये बंदा मूवी में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये 2nd और 3rd पार्ट में जरूर आएंगे। तो इस पॉइंट पर मूवी खत्म होती है कि डांटे का अगला शिकार है हॉब्स, और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप मैंने इस मूवी के सारे की एलिमेंट्स, सारे मेन पॉइंट्स, पुरानी मूवीज के जितने भी रेफरेंस थे, जितने भी कैरेक्टर्स थे और जितनी माइनर डिटेल्स थी, सभी को कवर किया है। तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब इसका अगला पार्ट आएगा तो वो भी हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, वो भी ऑल काइंड ऑफ डिटेल के साथ में। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।